Good morning, students. Welcome to the online classes of Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. Me, myself, Saurabh Sharma, welcome you to the class of mathematics class of class 8th. Today I am proceeding to the chapter number 15, the introduction to the graph. Okay, so as we read earlier that how does the graph behaves and how to recognize, how to analyze it, how to analyze any graph paper. Okay, so we will proceed further. हम लोग इसी में जानेंगे कि ग्राफ्स कैसे बनते हैं, मतलब इस बारे में तो देख ही चुके थे हम लोग। ग्राफ को एनालिसिस कैसे करते हैं इस बारे में देखा था। ठीक है, आज हम लोग उसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। लीनियर ग्राफ, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट एंड और भी कुछ इसमें हम लोग देखेंगे कि आया कहाँ से कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, और फिर हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट लास्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे इसमें, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। ठीक है, तो ध्यान देना। लीनियर ग्राफ होता क्या है, जैसा कि आप देख रहे होगे अपने अपने बुक में, जितने भी अभी तक आपने 15.1 में ग्राफ्स देखे, वो सारे के सारे ग्राफ लाइंस से बने हुए थे, है ना। जब भी कोई ग्राफ लाइन से बने उसी को लीनियर ग्राफ बोलते हैं। लेकिन अगर कोई ग्राफ ऐसा हो जिसमें कर्व बन रहा हो, है ना, तो उसे लीनियर ग्राफ नहीं बोलते। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ वो ग्राफ होता है जिस जो लाइन की मदद से बने, अदरवाइज उसे लीनियर ग्राफ नहीं बोलते। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज है कि लीनियर ग्राफ क्या होता है, लीनियर ग्राफ क्या नहीं होता, ये बेसिक सी चीज है। अब होता क्या है, इसके बाद हम लोग लोकेशन ऑफ अ पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। क्या है लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, समझो। मान लो इस बोर्ड पर मैंने कहीं पर कोई पॉइंट लगा दिया, जैसे कि आप लोग को दिख रहा हो, यहां पर लगा दिया। ये लो, दिख रहा है ये पॉइंट सबको, ये पॉइंट नजर आ रहा है। कोई आपसे पूछे कि पॉइंट कहां है, तो आप क्या बोलोगे? कोई बोलेगा ऊपर की तरफ है, कोई बोलेगा थोड़ा सा लेफ्ट साइड है, कोई बोलेगा लेफ्ट से ज्यादा लेफ्ट नहीं, थोड़ा सा इधर आओ, फिर ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो उधर है ना। मतलब अलग अलग तरीके से लोग बोलेंगे इसको। लेकिन क्या जितने भी आंसर मैंने अभी तक दिए इसके लोकेशन के, वो सारे एग्जैक्ट थे क्या? क्या वो सारे आंसर एग्जैक्ट थे क्या? हम उन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल करके, उन सभी बातों का इस्तेमाल करके इस पॉइंट पर आ सकते हैं क्या? बताइए, आ सकते हैं क्या? जैसे मैं बोलूं पॉइंट जो है हमारा बोर्ड के लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड तो ये पूरा का पूरा ही है, तो इधर कहां लगाओगे? नहीं लगा सकते। मैं कहूं लेफ्ट साइड टॉप पर है, तब भी नहीं लगा सकते, क्योंकि लेफ्ट साइड का टॉप ये भी, लेफ्ट साइड का टॉप ये भी, लेफ्ट साइड का टॉप ये भी है। ठीक है ना, तो इन सब से काम नहीं बन रहा। तो ऐसे में हम लोग अपना नया कॉन्सेप्ट एक क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी की मदद से हम लोग अपना आगे का काम करते हैं। कार्टेशियन जो है हमारे ऑलरेडी एक वेल नोन मैथमेटिशियन है, रेने डेस्कार्टस। आपकी बुक में दिया है, इनके बारे में जरूर पढ़िएगा। रेने डेस्कार्टस, इन्हीं के नाम पर ये कार्टेशियन प्लेन रखा गया है। ठीक है ना, इनका आइडिया ये था कि इनके मन में भी यही क्वेश्चन था कि जैसे कि हम लोग का ये बोर्ड है या कोई भी जगह थी, हम लोग किसी जगह का पोजीशन कैसे बताएंगे। तो उन्होंने एक ऑब्जर्व किया कि दीवार पे एक मच्छर चल रहा था, मॉस्किटो। ओके, वो पहले कुछ डिस्टेंस ऐसे चलता है स्ट्रेट, और फिर अपने डायरेक्शन टर्न होके इधर चलने लगता है और आके यहाँ पर रुक जाता है, रुक गया। तो उन्हें इस चीज को देख के आइडिया आया, क्यों ना हम लोग ये बता दें कि ये कितना डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस है, और फिर हम लोग बोल दें कि ये आपका इस डायरेक्शन में है, ये वाला डिस्टेंस इस डायरेक्शन है, तो हम लोग इस पॉइंट पर आ जाएंगे। जैसे मैं ये बोल दिया कि ये 6 मीटर का है और ये जो है 4 मीटर का है, तो और हमारे ये प्लेन में ये पोर्शन हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो 6 मीटर ईस्ट, 4 मीटर
साउथ, तो हम लोग इस पॉइंट पर आ जाएंगे ना। तो ऐसे ही उन्होंने आइडिया लगाया क्यों ना हम लोग को इस तरह से इस चीज को करें, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए उन्होंने ये काम किया, ठीक है ना। कभी हम लोग मिलेंगे तो और डिटेल में इसको देखेंगे, और अगली क्लास में भी आएगा ये टॉपिक फिर से, तो उस टाइम हम लोग और डिटेल में जानेंगे इस बारे में। फिलहाल के लिए इतना जानिए कि उन्होंने ये आइडिया, ये रेने डिस्कार्टेस जो है, इन्होंने ये कार्टेशियन प्लेन का आइडिया दिया। अब कार्टेशियन प्लेन है क्या? कार्टेशियन प्लेन ये है कि जब आप लोकेशन किसी पॉइंट को इस बोर्ड पर किसी पॉइंट को ढूंढना चाहते हैं, तो पहले तो इस बोर्ड पर दो लाइन बना लीजिए, एक ये वर्टिकल, एक हॉरिजेंटल। बना लिया। दोनों लाइन बनाने के बाद, दोनों लाइनों को बनाने के बाद, है ना, दोनों लाइनों को बनाने के बाद वो देख लीजिए वो पॉइंट कहां है, यहां कहीं होगा। ये जो लाइन है ना, ये दो नॉर्मल लाइन ही है। वो जो नंबर लाइन आप पढ़े हो ना पहले, नंबर लाइन, वही है ये नंबर लाइन, ठीक है ना। आप नंबरिंग कर दो, यहां पर 0 होगा आपका, है ना, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट जाता जाएगा। और इसी तरह इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, ओके। और इसी तरह ऊपर 1 2 3 4 5 6 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है ना। ये सारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इस प्लेन पर, ठीक है ना, इस प्लेन पर क्या करेंगे, हम लोग को इस पॉइंट पर पहुंचना है। तो डेस्कार्टस, जो रेने डेस्कार्टस थे, उनका यही आइडिया था कि जिस प्लेन पर आप किसी पॉइंट का लोकेशन जानना चाहते हो, उस प्लेन पर आप दो नंबर लाइन बनाओ, और दोनों की दोनों आपस में 90 डिग्री पर होनी चाहिए, पहली चीज, ठीक है ना। 90 डिग्री पर होना मस्ट है। 90 डिग्री पर नहीं होगा तो आप पॉइंट का एड्रेस नहीं बता पाओगे, पॉइंट की लोकेशन नहीं बता पाओगे, ठीक है ना। तो ये बात बहुत ध्यान रखना, दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। हालांकि आप ऐसे भी बना सकते हो प्लेन को, मतलब एक वर्टिकल हॉरिजेंटल ऐसे ना बना के ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है ना। बस ये शर्त है कि यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए, बस इतना शर्त जरूरी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ये 90 डिग्री। तो मैं इस हॉरिजेंटल को ऐसे और वर्टिकल को ऐसे भी बना सकता था, ठीक है ना, मेरी चॉइस है। बट कभी भी ऐसा नहीं बनाएंगे कि एक लाइन ऐसे बना दी और दूसरी लाइन ऐसे बना दी। क्या यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है या यहाँ पर बन रहा है? दोनों ही जगह नहीं बन रहा। हमें 90 डिग्री बनाना है, लेकिन यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। आप कैसे भी कर सकते हैं, बट ये बात का ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। अब देखो, जब हमारा ये प्लेन है, अब इस पॉइंट पर आना है ना, तो वो जो मॉस्किटो है ना, वो पहले इस डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पर देखो 1 2 3 4 5, 5 यूनिट चला है ना, 5 यूनिट की डिस्टेंस पर है ये। और वर्टिकल कितना चला? 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4 5 6 पर है। यानी का ये जो हमारा आया ना डिस्टेंस, तो पहले ये यहां से यहां देखो, और फिर यहां से यहां, जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ये भी होगी। तो इसका एड्रेस हम लोग पहले एक्स वाला लिखेंगे, एक्स का एड्रेस कितना है 5, और वाई का एड्रेस कितना है 6, ठीक है। तो ये पॉइंट की लोकेशन क्या है 5 और 6, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। इसी पेयर को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। एड्रेस, जैसे हम लोग के घर का एड्रेस होता है ना, वैसे किसी पेज पर किसी पॉइंट का भी एड्रेस होता है ना। उस यहां पर एड्रेस नाम ना देके यहां कोऑर्डिनेट नाम दे दिया जाता है, ठीक है ना। किसी पॉइंट की लोकेशन बताने के लिए जो पता यूज करोगे उसको आप लोग यहां पर कोऑर्डिनेट बोलोगे, ठीक है ना। बेसिक सी चीज है, बहुत ध्यान रखना है इसको, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर वाई लिख दो। आप पहले वाई फिर एक्स भी लिख सकते हो, बट एक बात ध्यान रखना, अगर पहले वाई और फिर एक्स लेके चल रहे हो तो जिंदगी भर वही लेके चलना, और अगर पहले एक्स फिर वाई लेके चल रहे हो तो आप हमेशा वही लेके चलना। ज्यादातर लोग पहले एक्स और पहले वाई इस्तेमाल करते हैं,
फॉरेन में कहीं कहीं लोग पहले वाई फिर एक्स इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभार कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें हम लोग को वाई पहले मानना और एक्स बाद में मानना कंपलसरी होता है और इजी पड़ता है, तो हम लोग उस सिचुएशन से डिसाइड करते हैं कि किसको एक्स और किसको वाई, लेकिन जनरली पहले एक्स फिर वाई, इतनी चीजें ध्यान रखना, ठीक है ना। तो पेज नंबर अपने अपनी बुक में 240 पर आइए, वहां पर लीनियर ग्राफ एंड लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, दो टॉपिक है ना, इसको आज आप लोग अब पढ़िएगा, ठीक है ना। जो मैंने बताया है इसी को कवर करता है ये, ठीक है ना। आप लोग को जरूर समझ में आएगा, पूरा जो जो चीज मैंने बताई है इसी पर है सारी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 241, इसमें कोऑर्डिनेट के बारे में लिखा है ना। तो यहां पर यही ये बता रहे हैं कि हमें ये पॉइंट पर आने के लिए 5 यूनिट राइट साइड मूव करना पड़ेगा और 6 यूनिट अप साइड, मतलब अपर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, 6 यूनिट्स, ठीक है ना। तो 5 यूनिट्स राइट एंड 6 यूनिट्स अप, तो यही चीज लिखी है उसमें भी। और इसको, इसमें दो पार्ट्स हैं, इसको बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इस वाले को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। ज्यादा लिख नहीं रहा हूं, आपकी बुक में लिखा है सारा चीज, बाकी कुछ डिटेल में बता नहीं रहा हूं मैं, ठीक है ना, कुछ है नहीं इसमें। तो अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अपनी अपनी बुक में, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए जल्दी से अपनी बुक में, और कहां परेशानी है तुरंत बताइए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए अपनी अपनी बुक में। देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं इधर वाला भी नहीं लिख रहा हूं, उतनी जरूरत नहीं है। पहले तो हम लोग को 4-3 को प्लॉट करना है ग्राफ पर, किसको, 4-3 को। 4-3 को मतलब राइट साइड में एक्स एक्सिस पर 4 यूनिट्स, 1 2, हमारा ये पॉइंट, ये जो मेरे हाथ में चौक है ये पॉइंट है, तो पहले कितना यूनिट आओगे, 4 आ गए। अब कितना चलना है, 3 यूनिट्स, 1 2 3, यानी कि इतनी हाइट तक, तो ये हो गया ना, यहां रुक गए आप, तो यही है आपका कोऑर्डिनेट 4 और 3, आ गया ना। अब आप बताओ 3-4 कहां आएगा, एक्स पर 3, वाई पर 4, ये अब देखो, एक्स पर 3 एंड वाई पर 4, आवाज आ रही है ना सबको, यस सर। ठीक है। अब एक्स पर 3 एंड वाई पर 4 देखो, यहां पर आ जाओगे आप, बताओ क्या ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम है क्या, नहीं ना, अलग अलग जगह है। हेलो। आपका घर अलग जगह है, आपके फ्रेंड का घर अलग जगह है, भले ही दोनों के घर का एड्रेस सेम हो लेकिन जगह तो अलग है ना। तो एड्रेस एक जैसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऐसे करते हैं इस चीज को, ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखो, सर जब 3 को पहले लेंगे और ना मतलब 3 या 4 उनमें से किसी को भी एक्स माने, दोनों तरीके से कर सकते हैं ना इसे। हाँ कर सकते हैं, जैसे कि 4-3 कर रही हो और 3-4 कर रही हो ना, तो अगर आपने इसको एक्स और इसको वाई माना तो इसको भी एक्स और इसको वाई मानना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको वाई और इसको एक्स माना था तो अगले वाले में भी इसको वाई और इसको एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको एक सिस्टम तय करना है कि आप किस सिस्टम से चलोगे, हमेशा पहले वाले को एक्स और अगले वाले को वाई मानना है तो हमेशा वही लेना, सभी लोग वही करते हैं, मैं भी वही करता हूं बस। लेकिन कभी अगर आपके सामने अगर रैंडमली कोई मैथ की प्रॉब्लम में वाई कोऑर्डिनेट पहले को माना और एक्स को इसको माना तो घबराने की बात नहीं है, इस चीज को मैं क्लियर करने के लिए ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, आप अपनी चॉइस से तय कर सकते हो, बट एक्स को पहले और वाई को बाद में, यही नियम है ज्यादातर जगह, ठीक है। अब क्लियर है।
यस सर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इजी है, आपके एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। चूज द लेटर्स एस, चूज द लेटर एंड इंडिकेट द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट गिवन बिलो। 2 1 0 5 2 0 इन सबका लोकेशन बताना है अपने अपनी उस ग्राफ पेपर पे, ठीक है ना। तो इसको तो बता नहीं रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 भी देखिए, इंटरेस्टिंग है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं बताने को। तो मतलब जितने भी फिगर आपको दिख रहे हैं ना, एक एग्जाम्पल नंबर 5 में लास्ट में क्या बोला है, ध्यान रखना, इफ दे लाई ऑन अ लाइन नेम इट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इनमें ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड, 1 3 2 3 3 3 4 3, 4 3, ये है ना। हमें इसे प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे, और देखना है कि अगर ये पॉइंट्स एक लाइन बना रहे हैं तो वो लाइन कौन सी होगी, बनाओ और उसका नाम लिख के दिखाओ, बस यही बोला है, ठीक है ना। चलो तो देखो, ठीक है। अब देखो 1 और 3 कहां पर आएगा, x पर 1 और y पर 3, यहां पर, ठीक है ना। ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट आ गया कौन सा, k 1 3, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट देखो, दिख रहा है ना सबको बोर्ड, यस सर। 2 3, l की l 2 3 एंड m हमारा क्या हो जाएगा 3 3, और इसी तरह n आ जाएगा x पर 4 एंड y पर 3, n 4 3। अब देखो खास बात, क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। तो हम लोग बोलेंगे तो लास्ट में इसे लिखेंगे, द ऑल पॉइंट्स के एल एम एंड एन लाई ऑन अ लाइन, ऑन लाइन, ठीक है, ऑन अ लाइन। और आगे क्या लिखा है आपकी बुक में देख रहे हैं, वी कैन नेम एज के एल, उस लाइन का नाम आप दे सकते हैं, उस लाइन का नाम क्या, आप के एल दे सकते हैं, के एम दे सकते हैं, या के एन दे सकते हैं, आपकी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है ना, या एम एन दे सकते हैं। तो वो लाइन कौन सी है, के एल मान लो, चाहे के एम मान लो, एल एम मान लो, एम एन मान लो, ठीक है ना, या के एल मान लो, के एन मान लो, इस तरह कुछ भी नाम दे सकते हैं, मतलब एक लाइन पर आने वाली के एल के एम के एन या एल एम, ऐसे कुछ नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बस लेकिन एक बात ध्यान रखना, कभी भी लाइन ऐसे नहीं लिखेंगे कि चारों आ रहे तो के एल एम एन, ऐसे चारों नहीं लिखेंगे, बस दो ही को साथ में लिखेंगे, के एल ले लो, के एम ले लो, या के एन ले लो, ठीक है ना। पिछली क्लास का है ये, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, कि जब भी कोई एक लाइन होती है ए बी, तो हम लोग इसको लाइन ए बी ऐसे लिखते हैं, पढ़ा है। तो दो ही पॉइंट्स को लिखते हैं, भले ही उसमें सी भी आ रहा हो तो हम लोग इसको ए बी ही लिखेंगे लाइन, ठीक है ना, पढ़ा है ये चीज, वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, क्या ये फिगर लीनियर ग्राफ है क्या, लीनियर ग्राफ वही होता है जिसमें लाइन आती है, क्या इसमें लाइन आ रही है, हाँ आ रही है, तो ये लीनियर ग्राफ है। अब एक्सरसाइज 15.2 है, इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस के लिए हैं, कुछ ज्यादा कुछ इसमें डीप है नहीं कॉन्सेप्ट बताने के लिए, आप प्रैक्टिस करिएगा इसको 15.2 के क्वेश्चन को, जो नहीं आए हक से पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट आज जानने जा रहे हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ये कॉन्सेप्ट
आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऐसे नहीं कि एग्जाम में आएगा, बट ये आप जब तक मैथ पढ़ोगे तब तक आएगा, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। हालांकि सारे टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। और इससे कई अलग अलग तरह के टॉपिक्स आएंगे जो आके भविष्य में चैप्टर्स बनेंगे, वो इसी पे होंगे, ठीक है ना। चाहे 11th हो, 12th हो, या 9th हो, या 10th हो, सब में, ठीक है। तो अब देखो, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको समझते हैं। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, वेरिएबल वर्ड आपने पहले कहीं सुना है क्या? सुना है? अगर हम लोग को याद हो तो हम लोग ने अभी अभी हाल में कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, चैप्टर 9 और चैप्टर 14, और फैक्टराइजेशन वाला ही था शायद चैप्टर 14, तो फैक्टराइजेशन, और चैप्टर 9 जो हम लोग ने पढ़ा था बेसिक, जहां पर शुरू होता है कॉन्सेप्ट पूरा ये सारा। ये दोनों चैप्टर्स में वेरिएबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। हम लोग बार बार जिस एक्स वाई जेड एबीसी का इस्तेमाल कर रहे थे वो वेरिएबल ही था, ठीक है। एक्चुअल में इस अंडरस्टैंडिंग को दिमाग में सेट करो पहले कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल कोई बना बनाया कॉन्सेप्ट नहीं है कि किसी मैथमेटिशियन ने लिख दिया और हो गया। ये जो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है टोटली हम लोग के दिमाग जैसा काम करता है, उसी आइडिया पे। आप लोग सब लोग अपने अपने दिमाग में एक नंबर सोच लो, ठीक है। आप सब लोग अपने अपने दिमाग में एक नंबर सोच लिया। मेरे को पता है क्या वो क्या है? नहीं पता। नेचुरली मैं अगर कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूं तो मेरे को नहीं पता। तो लेकिन एक सुपर ह्यूमन वाला काम कर सकते हैं, मैं सबका नंबर एक साथ लिख सकता हूं। कैसे? मैंने मान लो लिख दिया x, ठीक है। अब ये x वो नंबर भी बन सकता है जो आपने सोचा है, वो नंबर भी बन सकता है जो मैंने सोचा है। यानी कि इस x के अंदर इतनी ताकत है कि ये कोई भी रूप ले सकता है जो जो आप चाहते हो। तो ये x अपना रूप बदल रहा है कि नहीं, वेरी कर रहा है कि नहीं, चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। इसीलिए इसको वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। जो चीज बदल सकती है पर्सन टू पर्सन, या आपके और मेरे लिए बदल सकती है ना, लेकिन उसका वो रूप बदल सकता है, लेकिन हम उसको जनरली किसी तरीके से अगर लिख दें तो वही हमारा वेरिएबल कहलाता है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब एक बात और समझो, हमेशा इस दुनिया में हर कोई चीज किसी और पर डिपेंडेंट होती है। आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो, है ना। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो हम लोग किस पर डिपेंडेंट है? इंटरनेट पे डिपेंडेंट है। इंटरनेट इंटरप्ट होगा, आप लोग खुश हो जाओगे, पढ़ा क्लास कैंसिल, ठीक है ना। तो यही बात है। तो ऐसी कोई बात नहीं है क्लास कैंसिल नहीं होगी, ठीक है ना। कहने का मतलब हर कोई चीज, हर एक ऑब्जेक्ट किसी अनदर ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो इसी डिपेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए ये कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, है ना। हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मान लो एक्स से डिनोट कर देते हैं और इसको वाई से। अब समझते हैं एक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि आप मार्केट गए सामान खरीदने, कैश लेके जाओगे कुछ, आपके पॉकेट में कुछ अमाउंट होगा, और आप मान लो खरीद रहे हो नए नए, आप मान लो कंप्यूटर ही खरीदने जा रहे हो नया, या नया हेडफोन खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो जब आप हेडफोन खरीदने जा रहे हो, आपके पास जितने रुपए होंगे आप उतना ज्यादा हेडफोन्स खरीदोगे, ठीक है। जितने ज्यादा रुपए होंगे उतने ज्यादा हेडफोन्स आप खरीदोगे। तो आपके पास एक एक्स तो अमाउंट है, वो बदल सकता है। आपके पास जितने ज्यादा होंगे, यानी कि आपके पास 1,000 रुपए है तो आप एक खरीदोगे, 2,000 है तो दो खरीदोगे, 3,000 है 3 खरीदोगे, ठीक है ना। तो ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? अमाउंट जो रुपीस है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही? बदल रही है ना। क्या इस रुपीस के बदलने से कोई और भी चीज बदल रही है क्या? हाँ बदल रही है। नंबर ऑफ हेडफोन्स, जितने ज्यादा आपके पास अमाउंट होगा उतना ज्यादा आप परचेजिंग करोगे, ठीक है ना। तो जब कोई एक वेरिएबल ऐसा होता है जो बदलता है और उसकी वजह से कोई दूसरा वेरिएबल बदलता है, तो हम पहले वाले वेरिएबल को इंडिपेंडेंट बोलते हैं, क्योंकि वो आजाद है। आप कितने भी रुपए लेके जा सकते हो, आपकी आजादी है, ठीक है ना। आपके बैंक अकाउंट या लॉकर में जितने भी पैसे रखे हैं आपकी आजादी है, कितने भी ले जाओ और जाओ हेडफोन खरीद लाओ।
तो आप कुछ भी अमाउंट उठा सकते हो वहां से, तो वो हो गया x। लेकिन उसकी वजह से तय होगा कि दूसरे नंबर ऑफ हेडफोन्स कितने आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ हेडफोन्स डिपेंड कर रहे हैं ना कितना अमाउंट आप लेके जा रहे हो। तो जैसे जैसे अमाउंट बदलेगा नंबर नंबर ऑफ हेडफोन्स भी बदलेंगे। इसीलिए दोनों के दोनों को वेरिएबल बोलते हैं। पहला वेरिएबल बदलेगा तो दूसरा वेरिएबल इसकी वजह से बदलेगा। तो इसीलिए एक को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक को डिपेंडेंट वेरिएबल बोला जाता है। ठीक है, यही चीज है। समझ में आया यहां तक? आपके घर में आप क्या बोलते हैं, खाना खा रहे हो, आपके घर में 10 लोग का खाना है, मेहमान आ जाएंगे तो वो खाना कम हो जाएगा पर पर्सन, है ना। खाएंगे तो वो सारे लोग, बट वो 15 दिन की जगह अब हो सकता है 12 दिन ही चले खाना। ठीक है ना। तो आपको अपने राशन जो डाइट्स है और उन सब में थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे ही होता है, हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और अब ये कॉन्सेप्ट तो एक्चुअल में ये जो चीज है आप पहले से जानते हो, आप पहले से पढ़ चुके हो। क्या आपको नहीं पता कि कोई एक चीज के बदलने से दूसरी चीज बदलेगी? हम लोग जितना ज्यादा अपने मोबाइल फोन या अपने डिजिटल गैजेट्स का इस्तेमाल करेंगे उतनी ज्यादा उसकी बैटरी खत्म होगी, होगी ना। तो हम लोग कितना टाइम इस्तेमाल कर रहे, वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है, कितना भी कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह से बैटरी जो जितनी कंज्यूम होगी वो डिपेंडेंट हो गई, है ना। इंडिपेंडेंट कौन है, कितना कंज्यूम कितना इस्तेमाल कर रहे हो। डिपेंडेंट कौन है कि कितना बैटरी उसमें कंज्यूम हो रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमेशा ही दुनिया में दो तरह की चीजें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आप जितना ज्यादा प्लांटेशन ग्रीन प्लांटेशन करोगे उतना ज्यादा इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा, उतना इन्वायरमेंट हेल्दी रहेगा। तो इंडिपेंडेंट कौन है, आप प्लांटेशन कितनी भी करो, और डिपेंडेंट कौन है, आप कितना भी आपका जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, ये डिपेंडेंट हो गया। ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा ही दो चीजें होती है, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। अब देखो आगे, तो सब लोग अपनी अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। देखो यहाँ पर दो चीजें दी गई हैं, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इन रुपीज। और वो आपको दिया गया है इंफॉर्मेशन, 10 लीटर्स 500 में, 15 लीटर्स 750 रुपीज में। हालांकि इसका ग्राफ नहीं बना रहा हूं मैं, ठीक है, बस आपको समझाना है। यहाँ पर कुछ 20 लीटर्स आपका 1000 रुपीज में। ठीक है, इतना एक बार ले लो। अब बताओ इनमें से कौन सा इनमें दो चीजें हैं, दोनों की दोनों चीजें बदल रही है कि नहीं बदल रही हैं? बदल रही हैं। क्या जो आप अपने टैंक में पेट्रोल भरवा रहे हो वो पहले 10 लीटर था, फिर 15 लीटर हुआ, 20 लीटर हुआ, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? बदल रहा है। क्या कॉस्ट भी बदल रही है कि नहीं बदल रही? बदल रही है। तो दोनों के दोनों वेरिएबल है कि नहीं है? है। अब इनमें से तय करेंगे हम लोग कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। तो आप लोग अपनी जजमेंट से बताओ इनमें से कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। पहले इंडिपेंडेंट देखते हैं, ये वाला है या ये नीचे वाला, ऊपर वाला? अच्छा। और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, जितना ज्यादा हम लोग पेट्रोल भरवाना चाहेंगे उतना ज्यादा उसका कॉस्ट लगेगा। ठीक है ना। तो ऊपर वाले को हम लोग इंडिपेंडेंट बोल देंगे और नीचे वाले को डिपेंडेंट। बट क्या होता, किसी ने अगर नीचे वाले, मैंने बोला ना कि ये जो कोऑर्डिनेट होता है इसमें इसको एक्स और इसको वाई मान लेते हैं, और मैंने इसको बोला इसको वाई और इसको भी तो एक्स मान सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम पकड़ लोगे वही सिस्टम पकड़ के चलना पड़ेगा। अब एक बात बताओ लॉजिकली, आपको जितना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम करना है, जितना ज्यादा पेट्रोल आप चाहते हो उतना ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पॉकेट में अमाउंट ज्यादा होगा तो आप ज्यादा पेट्रोल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे?
खरीदोगे ना। यानी कि अगर इसको इंडिपेंडेंट मानेंगे तो ये डिपेंडेंट कहलाएगा, लेकिन अगर इसको इंडिपेंडेंट मानेंगे तो ऊपर वाला इंडिपेंडेंट अरे डिपेंडेंट कहलाएगा। समझ गए बात? तो यही कॉन्सेप्ट है कि दो चीजें हैं, किसी एक के बदलने से जिस पर दूसरे पे फर्क पड़ रहा है, तो एक को इंडिपेंडेंट दूसरे को डिपेंडेंट बोलेंगे। ठीक है ना, आया समझ में? तो आप ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसी को इंडिपेंडेंट बोलो और इसको डिपेंडेंट बोलो, आप इसको डिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट और इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हो, बट जिस चीज को मान रहे हो उसको ध्यान रखना, बस समझना, हमेशा उस चीज को फिर लेके चलना। हाँ, आपकी बुक में जो है ऐसे कोई नहीं है, यहाँ पर इसी को इंडिपेंडेंट और इसको डिपेंडेंट माना है। ठीक है ना, तो यही बेसिक सी चीज है। आज के कॉन्सेप्ट में इतना ही ये बताना था मेरे को मेन। ठीक है ना, अब देखो अपनी अपनी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। तो ये बेसिक सी चीज है, इसको पढ़िएगा घर पे, है ना। और फिर कल हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन लगाएंगे, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना, एक से दो क्वेश्चन कल की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा क्या है। एग्जाम्पल नंबर 7 बता रहा हूं थोड़ा सा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया है। A bank gives a 10% of simple interest in on a deposit of senior on deposits by senior citizen. Draw the graph to illustrate the relationship between sum deposited and the simple interest earned. Find from graph. हम लोग को ग्राफ बनाना है किस चीज का? रिलेशन बिटवीन द सम डिपॉजिटेड एंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न। ठीक है ना, बैंक जो है 10% का सिंपल इंटरेस्ट देती है। ठीक है, और वो जो है एनुअली दे रही है 10% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, फ्रॉम द फाइंड फ्रॉम योर ग्राफ, यानी कि एक बात, अब यानी कि एक सीनियर सिटीजन आदमी है, वो कुछ अमाउंट अपने बैंक में डालेगा। अपनी क्यों डालेगा वो बैंक में? इसलिए डालेगा कुछ सेविंग्स हो जाए, उस पर जो इंटरेस्ट बने वो उससे अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। ठीक है ना, इस वजह से वो ऐसा काम कर रहा है। तो जितना अमाउंट वो डालेगा उतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो सीनियर सिटीजन अमाउंट डिपॉजिट कर रही है, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि वो कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकता है और फिर बैंक उस पर 10% का इंटरेस्ट देकर उसको लौटाएगी। तो अगर जैसे आपकी बुक में दिया है, उसने मान लो ₹100 डिपॉजिट किया हो, या ₹200 किया हो, 300 किया हो, 400 किया हो, है ना, और 100, 200, 300 और 500 और 1000 तक दिया है आपकी बुक में। ठीक है, अगर वो इतना इतना अमाउंट डिपॉजिट करेगा एक साल के लिए, एक साल बाद वो अपना इंटरेस्ट ले लेगा। तो अगर 100 रुपए जमा करता तो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये रहा हमारा P। टाइम आप एक साल का ही मानोगे, 1 ईयर, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहला 100 इंटू 1 इंटू रेट 10 अपॉन 100। ठीक है, ये हो गया। 200 का क्या हो जाएगा? 200 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 100। इसी तरह सबके लिए हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर आप सॉल्व करोगे तो आपकी सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। सारी वैल्यूज आपको दिख ही रही है बुक में, अपने बुक में दिख रही है क्या क्या वैल्यूज आई है। 10, 20, 30, 50, 10, 20, 30, 50 ऐसे। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग अमाउंट्स वो है। तो टोटल उसको यहां पर लास्ट में क्या दिया है? इसी तरह अगर वो 1000 रुपीज जमा करेगा तो उसको 100 का प्रॉफिट मिलेगा, ये दिया है।
तो अगर वो इतना रुपए जमा करेगा तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 10 रुपीज का। इतना करेगा तो ये, ठीक है ना, ये दिया है। तो हमारा ये हो गया हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जज करने पे है कि आपको इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को जज करने आता है या नहीं आता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। और आज से और अभी से आपको हर बार इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपके अर्लियर फ्यूचर में आने वाले हर क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट हो उसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में जरूर सोचिएगा हमेशा से, ठीक है ना, नियम बना लीजिए। अब देखिए, तो ये हमारा बन गया, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। आपकी बुक में देखिए ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना, उस ग्राफ की मदद से कुछ वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो ये था बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन, ठीक है। अब कल की क्लास में हम लोग इसी पे कुछ और क्वेश्चन लगाएंगे, और आपके अगर 15.2 में कुछ डाउट्स रहेंगे तो उसको लगाएंगे, ठीक है। तो 15.3 में एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में से कोई भी आप जो कहेंगे उनमें से एक वो मैं लगा दूंगा, ठीक है ना, कल की क्लास में। और फिर ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।